कॉम्पिटेटिव ये बताया था, याद है ना? अब आप मुझे बताओ, आपको देख के क्या लग रहा है कि इस ट्यूब में कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ज़्यादा है या सबस्ट्रेट ज़्यादा है? सबस्ट्रेट ज़्यादा। तो इंजाइम से बाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, सबस्ट्रेट की या इनहिबिटर की? सबस्ट्रेट। अब देख, अब बताओ। अब किसकी प्रोबेबिलिटी होगी? अब किसकी प्रोबेबिलिटी होगी बाइंडिंग की? अरे भाई, अब कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ज़्यादा है या सबस्ट्रेट ज़्यादा है? तो इंजाइम से बाइंडने की प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? कोई दिक्कत? आप दो, अब वापस। अब बताओ, पहले के मुकाबले में सबस्ट्रेट के बाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई या कम हो गई? अब हमने बहुत सारा सबस्ट्रेट डाल दिया इतना, और इनहिबिटर उसके रेस्पेक्ट में एकदम ही कम है। तो इनहिबिटर जरूरी नहीं है कि बंद है, बंद भी नहीं सकता है, सारा खाली सबस्ट्रेट ही बढ़ेगा। क्यों भाई, ये हो सकता है कि नहीं? तो ये बताओ, अगर हमने वो पिछले क्लास में जो हमने ग्राफ दिया था उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना? ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना? यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और यहाँ पे इंजाइम वेलोसिटी है, इंजाइम वेलोसिटी है। अब ये बताइए, जब हम सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो इंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी कि कम होगी? हाँ बोलो भाई। और एक टाइम आएगा कि इंजाइम की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अब जहाँ पे सिर्फ सबस्ट्रेट है और उस सबस्ट्रेट के साथ अगर इनहिबिटर मिला हुआ है, कौन सा, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, तो अब बताओ, अगर सेम एक्टिविटी को अटेंड करना, ध्यान से सुनना, खाली सबस्ट्रेट है, मान लो अभी इनहिबिटर नहीं है, ओनली सबस्ट्रेट, ओनली सबस्ट्रेट, तो जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना हुआ, इतना, तो आपका मैक्सिमम एक्टिविटी अटेंड हो गया। कोई दिक्कत? अब अगर मान लो इसमें इनहिबिटर है तो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को बढ़ाना होगा कि नहीं, फॉर गेटिंग मैक्सिमम एक्टिविटी। समझ रहे हो बात को? अब एक ऐसा कंडीशन ले आएंगे जिसमें सबस्ट्रेट को इतना ज़्यादा कर देंगे कि इनहिबिटर का इम्पैक्ट ही नहीं दिखेगा। तो अब अगर मैक्सिमम एक्टिविटी को हमें करना है तो हमें सेम मैक्सिमम एक्टिविटी मोर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे या लेस, मोर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कौन सा कंसंट्रेशन पे, मोर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन।
मैक्सिमम एक्टिविटी इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो अगर कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, तो देखो ये रिएक्शन हुआ, रिएक्शन in absence of inhibitor, in absence of inhibitor, reaction in presence of competitive inhibitor, presence of competitive inhibitor। तो इन दोनों केस में मैक्सिमम एक्टिविटी अटेंड हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। लेकिन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर में मैक्सिमम एक्टिविटी अटेंड करने के लिए सबसेट का क्वांटिटी पहले से ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए, पहले से ज़्यादा चाहिए, पहले से क्या चाहिए, ज़्यादा। इसीलिए ध्यान रखना, अब ये वी मैक्स है और ये क्या है, यहाँ पे हाफ वी मैक्स है, हाफ वी मैक्स है। तो यहाँ पे पहले के एम कम था, अबे यार, और नेक्स्ट केस में के एम क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो जब कभी किसी इंजाइम के साथ, इंजाइम और सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर डाला जाएगा तो केम की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत, केम की वैल्यू बढ़। तो लिख लीजिए, अब आप चाहें तो इसको बना सकते हैं कि वेन एवर देयर इज, whenever there is competitive inhibitor, whenever there is competitive inhibitor, क्या होगा, value of Km increases, but by increasing substrate concentration, one can achieve Vmax, maximum velocity. One can achieve how, what, Vmax, maximum velocity. One can achieve Vmax. तो इस बात को ध्यान रखना होगा। अब आ जाओ, ये डायग्राम को मैं हटा रहा हूं। अब देखो, एक बीकर है, इसमें एंजाइम है, इसका ये सबस्ट्रेट है, दीज आर द सबस्ट्रेट, और इसमें ये है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। कौन सा इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर इज अ सबस्ट्रेट इन अ लोग, नो इट इज नॉट अ सबस्ट्रेट इन। अब आप मुझे बताएं, आप लोग मुझे बताएं, मैं नहीं बता रहा हूं, अगर मान लो ये नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर इससे चिपक गया है, ये वाला इससे, तो ये एंजाइम काम के लायक रहेगा, और ये मोस्टली रिवर्सिबल था कि इरिवर्सिबल, तो ये एंजाइम तो कभी काम के लायक नहीं रहा। उसी तरह से ये यहाँ पे चिपक गया, बस सिर्फ दो, तो अब 6 में से 2 एंजाइम तो कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका परमानेंटली ये इरिवर्सिबल बाइंड हो गया और ये काम नहीं करेगा। तो क्या मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड हो पाएगा, क्योंकि एंजाइम ही कम हो गया, क्योंकि एंजाइम ही कम हो गया। तो मैक्स, जब हम यहाँ पे ये ग्राफ देखिए पहले, क्या वी मैक्स कभी भी अटेंड हो पाया नहीं, तो दिस इज द ग्राफ in presence of non-competitive inhibitor। क्या कर रहे हैं, क्या
इसमें बट बाई इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट अरे यार कंसंट्रेशन को शॉर्ट में लिखा था, माफी चाहता हूँ, गलती हो गई। कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग सबस्टेंस वन कैन अचीव समझ गए। कंसंट्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में CONC लिख दिया था। वेन एवर देयर इज कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर वैल्यू ऑफ केम इंक्रीजेस बट बाय इंक्रीजिंग सब। क्या आप नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में कितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दो, क्या मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर सकते हो? नो। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम नॉन कॉम्पिटेटिवली बाइंड हो गया वो यूजलेस हो गया। तो आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। तो दिस इज द ग्राफ इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। समझ में? अब इस केस में सुन लो, इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटेटिव, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बनाना चाहे तो बना लो। इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, in case of non-competitive inhibition, in case of non-competitive inhibition, the value of Km cannot be predicted। अब ये बात थोड़ा सा तुम लोग से ऊपर के लेवल की चीज है, मैं बता दे रहा हूँ, बस ज़्यादा इस पे खर्च नहीं। देखो यहाँ पे अब V मैक्स ही नहीं अटेन हो पा रहा है, तो इसके कोरस्पोंडिंग Km अलग होगा और हम Km को वैल्यू को प्रिडिक्ट नहीं करेंगे और पूछा भी नहीं जाता है। तो आपसे पूछा जाता है, सुनो क्या पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू का मतलब इनकरेक्ट। Km value increases in case of presence of कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। इसमें कोई दिक्कत? ये सही है गलत है? बिल्कुल सही है। दूसरा, इन कंपेयर टू 30 डिग्री सेल्सियस एट 40 डिग्री सेल्सियस वैल्यू ऑफ Km इज लेस। सही है गलत है? बोलो। लास्ट क्लास में बहुत मेहनत किया था हमने। सही है, ठीक है ना। तीसरा सही है ना? हाँ। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ Km कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड in case of नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर परचेंस। सही है गलत है? सही है गलत है? नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर परचेंस, इनहिबिटर परचेंस पूरा लिखने तो कहीं सर वो क्या लिखा है सर? तो देखो Km वैल्यू इंक्रीज इन केस ऑफ परजेंस ऑफ प्लस एनसी का मतलब परजेंस ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर इन कॉम्पिटेटिव इन कंपेयर टू एट 40 वैल्यू ऑफ Km इज लेस, वैल्यू ऑफ कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर परजेंस। और पॉइंट नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। Any factor that lower the value of Km, lower the value of Km
showing that enzyme is more active। ये सही है गलत है? क्या जितना कम वैल्यू उतना ही ज़्यादा एक्टिविटी या उतना ही कम? सही है, बिल्कुल सही। तो इसमें क्वेश्चन है विच इज करेक्ट, पहला, दूसरा, नहीं ABCD कर देते हैं। ए ऑल बॉल कॉल डॉल, बोलो। नन इज, नोता इज इनकरेक्ट। 3 only 1 is incorrect। all are incorrect। 2 are incorrect। बताओ क्या आंसर होगा? हाँ, ए नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू और इनकरेक्ट? तो केम वैल्यू इंक्रीज इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ, यू मस्ट राइट के इनहिबिटर इन कंपेयर टू 30 at 40 डिग्री सेल्सियस केम वैल्यू क्या होगा? वैल्यू ऑफ केम इज लेस। वैल्यू ऑफ कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर प्रेजेंस एनी फैक्टर दैट लोअर द वैल्यू ऑफ केम शोइंग दैट एंजाइम इज मोर एक्टिव। ठीक है ना? तो ये बात हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ, ए तुम चाय बोले हो या बिरबल की खींची बोले हो? पूछ लो उसे, क्या करना है? हो गया? इधर वाल नहीं हुआ? क्या? अच्छा, इसको खुलना दे। क्या? खुल। देखो, पिछले क्लास में जो ग्राफ बनवाया था उसको देखो, समझ में आ रहा है वो ग्राफ? हाँ ठीक है, तो वो ग्राफ भी ध्यान रखना। वही ग्राफ है, दोबारा हमने बनाया है। देखो, जो पिछले क्लास में जो लोग भी एब्सेंट रहे होंगे उनके लिए ये हरक्यूलियन टास्क लग रहा होगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, अब हो गया, वो उधर वाला लिख लिया।
देखो हो गया। अब देखो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। अब देखो, इस क्लास में किसका किसका दो नाम है। दो नाम जैसे होता है ना, घर में तुम्हारा नाम होगा पम्मी, नहीं क्या नाम है, क्या नाम है तुम्हारा, हाँ? तो मान लिया तुमको दरखू दरखू सब घर में कहते होंगे, ऐसा बोला सकते हैं। तो देखो, वैसे ही इंजाइम के दो नाम होते हैं। इंजाइम है टू नाम, कॉमन नेम जो तुम्हारे दोस्त सब तुमको बुलाते होंगे, या मम्मी पापा प्यार से बुलाते होंगे, और एक होता है IUBN नेम। IUBN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, नेम गिवन बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, तो इसको हम कहते हैं एक ये नाम देता है। अब देखो, जैसे आप कहते हो पेप्सिन, ये कौन सा नाम है, कॉमन है। आप कहते हो ट्रिप्सिन, ये कौन सा नाम है, कॉमन है। एक और नाम बताओ, रेनिन, ये कौन सा नाम है, कॉमन है। कौन सा नाम है, ऐसे जितना आप, और एंजाइम के नाम बोलो। सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, टाइलिन। टाइलिन क्या है, कॉमन है। सलाइवरी अमाइलेज भी क्या है, कॉमन है। पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी क्या है, कॉमन है। लाइपेज भी क्या है, कॉमन है। ये सब इंटरनेशनल नेमिंग गिवन बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री नहीं है, नेम गिवन बाय IUBN, नेम गिवन बाय IUB, गिवन बाय IUB। तो सुनो, हमारे टॉपिक क्या है, हेडिंग कि नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। अब आपको बताया था एंजाइम, याद करो, थाउजेंड्स ऑफ क्या क्या होता है। हाँ हाँ, बोलते चलो, वेरी गुड। थाउजेंड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, बोलो, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और उसके बाद बायो माइक्रोमोलिकुल या मैक्रोमोलिकुल, बायो माइक्रोमोलिकुल, और कुछ भी एंजाइम के अलावा। हाँ बोलो, थाउजेंड्स ऑफ, एंजाइम के अलावा। एंजाइम्स और एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन वही है, एंजाइम्स। देखो, ये सब थाउजेंड्स ऑफ रेंज में दिया है, कितना रेंज में दिया है, थाउजेंड। सेकेंडरी मेटाबोलाइज, बायो माइक्रोमोलिकुल, एंजाइम्स। अब देखो, इतने हजारों एंजाइम्स हैं, उन हजारों एंजाइम्स को हम लोग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने उनको 6 क्लासेस में, देखो इन्होंने अलग नाम दिया है, इन्होंने अलग नाम दिया, कॉमन नेम बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफिक फीचर। जैसे ट्रिप्सिन वर्ड जो है ना, ये अलग किसी एक लैटिन वर्ड से निकला है, रेनिन किसी दूसरे वर्ड से निकला है, पेप्सिन ग्रीक वर्ड से निकला है, पापेन से, ये ट्रिप्सिन जिसका मतलब होता है चीज, ठीक है ना। तो अलग अलग वर्डिंग है और अलग अलग नेम है, तो इस सब स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से के बेसिस पे इसका नाम दिया गया है, बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। और ये नाम जो है ना, किस बेसिस पे दिया गया है, तो इसमें जो नेमिंग दी गई है उसको हम लोग इंजाइम के स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज के नेम पे। अब देखो प्लीज लिसन, हमारे पास मेटाबोलाइट्स बहुत सारे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी बायोमोलिकुलर इंजाइम्स। अब हजारों इंजाइम को हम लोग, हमारे बुक में सुनो प्लीज लिसन, 6 टाइप लिखा है। कितना टाइप लिखा है, 6 टाइप। अभी रुक जाओ, अभी लिखना मत।
1 2 3 4, अरे ये 4, वही मैं सोच रहा हूँ कहाँ छूट गया, 5 और 6। अभी रुक जाओ, लिखना मत। ये 6 टाइप है, तो भाई 6 टाइप में हम हजारों एंजाइम को, हम मान लो कर दिए ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो इसमें इसमें मान लो 50 एंजाइम है, तो 50 एंजाइम को हम कैसे डिस्कस करेंगे? हम क्या फलाना एंजाइम, चिलाना एंजाइम, थिमका एंजाइम, धमका एंजाइम, तो कैसे पता चलेगा? तो सुनो, हर, प्लीज लिसन, हर एक एंजाइम को देखो, जैसे कि आपको क्लासरूम में एक रोल नंबर दे दिया गया है कि नहीं? टेस्ट देते हो तो आप सबको एक रोल नंबर दिया गया है कि नहीं? आपके स्कूल में भी आपका रोल नंबर है कि नहीं? अब आपका रोल नंबर जैसे क्या है, कोचिंग का रोल नंबर किसी को याद है अपना? बताओ, बोलो क्या है? रोल नंबर कोचिंग वाला, A11 B1 2073। अब मैं बोलूं A11 B1 2073, प्लीज, यही है? अरे सुनो प्लीज, मैं अगर बोलता हूं, लिसन, A11 B1 2073, यही ना? अच्छा B1 B1 2063, तो अब ये B1 क्यों लिखा है? क्योंकि B1 बैच के हो। और 2073 क्यों लिखा है? क्योंकि इससे पहले वाले नंबर सब इस्तेमाल हो चुके हैं कोचिंग में। अब A11 क्यों लिखा है? तो इसका भी कुछ रीजन है। अब सुनो प्लीज लिसन, तो हमने आपका ये आपका आइडेंटिटी नंबर है। अब जब मैं क्लास में बोलूं, तुम्हारा क्या नंबर, रोल नंबर है, बोलो एक मिनट, किसी क्या है? एक मिनट रुको, A11 B1 2053 देखो प्लीज। अरे रुको, अब मैं कर रहा हूं एक इंजाइम का नंबर, देखो एक इंजाइम का रोल नंबर देखो, 5136, एक इंजाइम का रोल नंबर है, ये इंजाइम का रोल नंबर है। दुनिया में मान लो 1 लाख इंजाइम है ना, तो ये सिर्फ एक इंजाइम का रोल नंबर है। दिस इज द रोल नंबर ऑफ वन इंजाइम। मैंने कहा ना A11 B1 2056, खड़े हो जाओ, तो ये खड़े, मैं कहूँ 5.1.3.6 इंजाइम खड़े हो जाओ, तो एक ही इंजाइम है जो खड़ा होगा। मैं समझने के लिए, जैसे हर इंसान का एक यूनिक रोल नंबर दिया गया है इस क्लास में, वैसे ही दुनिया में जितना भी इंजाइम है उनको एक यूनिक नंबर दिया गया है। इसको कहते हैं 4 डिजिट इंजाइम कमीशन नंबर। क्या कहते हैं? 4, सुनो अभी हम लोग, प्लीज लिसन, अब हम लोग पहले नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। आ जाओ, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस उसका रोल नंबर मत लिखो, याद मत करो। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग, एंड कॉमन नेमिंग बेस्ड ऑन certain specific features, but IUB given each and every enzyme लिखना ये है of 4 digit code, 4 digit code which is described as ECN, enzyme commission number। अभी लिखो, अभी समझ में आएगा। तो हर इंजाइम के लिए कितना कोड है? 4 डिजिट कोड है, और उसको हम क्या कहते हैं, उस 4 डिजिट कोड को? ECN, इंजाइम कमीशन नंबर। तो हर इंजाइम के लिए एक यूनिक ECN है। अब देखो, इससे पहले कि हम इंजाइम कमीशन नंबर के बारे में पढ़ेंगे,
देखो नेमिंग में नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग, और नेमिंग करने के लिए हम कॉमन नेमिंग बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफिक फीचर्स, जैसे पेप्सिन, पापेन, पपाया में सबसे पहले पाया गया था पेप्सिन, और उसके बेसिस से पेप्सिन टर्म निकाला गया, ठीक है ना। रीनेट, छेना, रेनिन, उससे वर्ड निकला। तो ऐसे बहुत सारे याद नहीं है, अलग अलग एंजाइम के अलग अलग अपने प्रॉपर्टीज हैं, उसकी वजह से उसका वो नाम है, वो कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम का हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने हर एंजाइम को 4 डिजिट दिया। जैसे एक डिजिट अभी हमने बताया था, वो एक स्पेसिफिक एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम कमीशन नंबर। अब आ जाओ, बिफोर दिस थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स, अब है हमारे बुक में 6 एंजाइम्स क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस। हालांकि 7 क्लासेज है, हमारे बुक में 6 क्लास लिखा है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन दे आर डूइंग। जो हजारों एंजाइम क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रिएक्शन दे आर डूइंग। जैसे अगर कोई एंजाइम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा रहा है, जो जो एंजाइम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेस, और इसको हम लोग रखते हैं क्लास 1 में। तो ये किस क्लास का एंजाइम है, क्लास 1। जो भी एंजाइम कौन सा रिएक्शन कराएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, पढ़ा होगा ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रिएक्शन कई तरह के होते हैं, उनमें से कुछ रिएक्शन होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो जो भी एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन कराएगा उसको हम किस ग्रुप में रखेंगे, क्लास 1 में। और क्लास 1 वाले एंजाइम को हम एज ए होल क्या कहते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेस। अभी इस पे आएंगे वापस। उसी तरह से कुछ एंजाइम एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे ग्रुप को ट्रांसफर करता है, तो उसको कहते हैं ट्रांसफिरेज। अभी मैं समझाऊंगा, पूरा एग्जांपल लेके समझाऊंगा। और इसको रखते हैं जो ट्रांसफर कराए एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे सर्टेन ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट, दिस कम अंडर द क्लास 2। तीसरा है, याद करो, आपको माल्टोज को तोड़ना है, किसमें, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में, या सुक्रोज को तोड़ना है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। तो कौन सा एंजाइम करोगे, सुक्रेज। और सुक्रेज खाली इस्तेमाल करोगे नहीं, पानी के अंदर, तो पानी के हेल्प से तोड़ा जाता है। सुक्रोज एंजाइम वर्क ऑन सुक्रोज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड दे ब्रेक द सुक्रोज विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो जब वाटर का जब इस्तेमाल हो किसी बड़े सबस्ट्रेट को छोटे सबस्ट्रेट में तोड़ने के लिए, तो उसको कहते हैं हाइड्रोलेज। क्या कहते हैं, हाइड्रोलेज। और इसको किस क्लास में रखते हैं, क्लास 3। तो जो हाइड्रोलाइसिस करा है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर। कुछ ऐसे भी सबस्ट्रेट हैं जो बिना वाटर के ही हम उसको 2 प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं। एक जैसे कि हिस्टिडीन है ना, हिस्टिडीन एक सबस्ट्रेट का नाम है, उसको हम लोग हिस्टामिन और कार्बन डाइऑक्साइड में बिना वाटर के हेल्प के तोड़ देते हैं, अभी समझाएंगे। तो जब बिना वाटर के हेल्प के तोड़ा जाए तो उसको कहते हैं लाइस, और इसको रखते हैं क्लास 4 में। और आपने आई थिंक पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है, fructose 6 phosphate, and glucose 6 phosphate and fructose 6 phosphate are isomer of each other, isomers of each other. Glyceraldehyde and dihydroxyetone is a isomer of each other. ये भी पढ़ा होगा, ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा है कि नहीं, ग्लाइसरल्डिहाइड एंड फोर्थ स्टेप है शायद, शायद 3rd या 4th स्टेप है, जो भी है 3rd या 4th है, 4th स्टेप। तो ग्लाइसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीटोन क्या है, एक दूसरे का। तो जो एंजाइम आइसोमेराइजेशन रिएक्शन कराए, जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कराए, या ग्लाइसरल्डिहाइड को डाइहाइड्रोक्सीटोन में, या डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन को, उसको क्या कहते हैं, आइसोमेरेज। और इसको हम लोग रखते हैं इसमें क्लास 5। तो 5th क्लास तक पहुंच चुके हो।
7 क्लास होता है, हमारे बुक में सिर्फ 6 है, तो हम 6 ही जानेंगे। और लास्ट में है दो छोटे छोटे, एक न्यूक्लियोटाइड है दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, दोनों में जोड़ा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना, डाई न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ने वाला एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है, जोड़िंग एंजाइम। और जोड़िंग एंजाइम को क्या कहते हैं, लाइगेज, लाइगेट करने वाला, बांधने वाला। तो नेक्स्ट क्लास का एंजाइम है लाइगेज। और इस ये जोड़ता है, इसको किस में रखते हैं, क्लास 6। अब ये आपको याद रखना होगा कि क्लास 1 क्लास 2 ये याद करने का क्या है यार, ये तो नंबर है, कैसे याद रहेगा। क्लास 1 में कौन, क्लास 2 में कौन, क्लास 3 में कौन, क्लास 4 में कौन, क्लास 5 में कौन, क्लास 6 में कौन। तो इसके लिए एक निमोनिक हमने जो बनाया है, सिंस वेरी चाइल्डहुड। ओ हाँ, जब आप लोग के जैसे थे, लिल, ओथ लिल, ओथ लिल, OTHLIL, ऑक्सीडो डिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमेरेज, लाइगेज। आप जो भी, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसमें बहुत तरह तरह के निमोनिक आपको गूगल पे, यूट्यूब पे, चैट जीपीटी पे मिल जाएगा। भाई हमने बचपन से यही बना रखा है, तो वही हमें याद है, ओथिलिल। तो आपसे पूछा जाए क्लास 1 में कौन से ग्रुप का एंजाइम है, या दूसरा पूछा जाएगा क्लास 3 ग्रुप का एंजाइम कौन सा रिएक्शन कराता है, तो हाइड्रोलाइसिस। क्या कराता है, हाइड्रोलाइस, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ वाटर। आपसे पूछ देगा क्लास 6 का ग्रुप का एंजाइम क्या काम कराता है, तो इट कॉजेज यूनियन ऑफ सब्सटेंस, यूनियन ऑफ सब्सटेंस। कोई दिक्कत, अब आ जाओ, मैं आपको एक राज की बात बताऊं, बताता हूँ, बताता हूँ। अब मैंने जैसे कि एक एंजाइम का नाम लिखा, एक एंजाइम का मिशन नंबर दिया 6, 3, 11, 4। तो इसमें जो ये फर्स्ट है ना, इट रिप्रेजेंट क्लास ऑफ एंजाइम, क्लास ऑफ, ये 4 डिजिट है, 4 वर्ड है ना। एवरी, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, गिवन ईच एंड एवरी एंजाइम ऑफ 4 विच इज डिस्क्राइब्ड एंजाइम। इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, क्लास। अगर किसी कहीं पे लिखा हुआ है 2, 5, 7, 1, तो इसमें ये कौन सा क्लास का है, सेकेंड क्लास। ये कौन क्लास का है, अगर कहीं लिखा हुआ है 4, 7, 9, 3, तो ये किस क्लास का है। अब कहोगे सर ये तीनों क्या है, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, घबराओ। तो आप एक बात लिखो, इन 4 डिजिट कोड, इन 4 डिजिट कोड, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट लेटर कहेंगे ना, या फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट क्लास ऑफ एंजाइम। सेकेंड डिजिट रिप्रेजेंट ऑफ एंजाइम, अभी बताता हूँ। थर्ड डिजिट रिप्रेजेंट ऑफ एंजाइम। फोर्थ डिजिट इज सीरियल नंबर ऑफ स्पेसिफिक। अब पहले इसको भर लो, फिर मैं समझाता हूँ। भर लो, मैं बताता हूँ।
देखो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है पहले वाले में। अब देखो जनरली क्या होता है ना, 1 से 6 क्लास तक हर क्लास में ये देखा गया है कि जनरली 4 से 13 सब क्लास है। वो किस बेसिस पे है वो आपको नहीं पढ़ना है। हर क्लास में कितना, किसी में 3 भी हो सकता है, किसी में 15 भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्लासेज में कितना सब क्लास है, 4 से लेके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या 13 सब। और हर एक सब क्लास के अंदर फिर फर्दर बहुत सारे सब सब क्लास हैं। जैसे मेरे को 4 बच्चे, मेरे को 6 बच्चे हैं, उन 6 बच्चों में हर किसी किसी के पास 4 बच्चे हैं, किसी के पास 7 बच्चे हैं, किसी के पास 11 बच्चे हैं, किसी के पास 13 बच्चे हैं। कोई दिक्कत? देखो मेरे पास कितने बच्चे हैं, 6। और उन मतलब मैं एंजाइम हूँ और मेरे पास 6 तरह के एंजाइम हैं, वो 6 तरह के रिएक्शन करते हैं। उन 6 के में से हर एक के पास है 5 बच्चे, एक के पास है 7, एक के पास है 9, एक के पास है 13। तो मेरे बच्चे क्या हो गए क्लास, उनके बच्चे क्या हो गए सब क्लास। और उन सब क्लास से उनमें से जो मेरे पोते हुए हैं, उन पोतों के जो औलाद है, किसी को 15 है, किसी को 18 है, किसी को 20 है, किसी को 25 है, किसी को 45 है, सब सब क्लास। अब जिसको मान लो, अब मेरा बेटा क्लास, पोता सब क्लास, और परपोता सब सब। अब उन सब की लाइन लगी है। जो परपोता है, एक परपोता को है 250 बच्चे, तब उसका नाम क्या रखे, अब उनका नाम क्या रखा है, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 99, ऐसे नाम रख दे, सीरियल नंबर। समझ गए बात, समझ गए बात को ना। और तो यही है। इसको देखो, अब हमारे बुक में पूरी बात नहीं लिखा है, हमारे बुक में सिर्फ 2 चीज लिखा है। एक मिनट रुक जाओ, क्लास और सब क्लास की बात किया है। देखो enzymes are divided into each with 4 to 13 and named according by a 4 digit number, बस इतना दिया है। लेकिन क्वेश्चन इससे आगे आता है, जैसे दे देगा, कहेगा कि ये एक एंजाइम का ECN है, ECN ऑफ एंजाइम इज, एन एंजाइम इज 5, 11, 8, 2। बताओ ये कौन से सब क्लास का है, कौन से सब क्लास का है, कौन से क्लास का है, बस इन्हीं दोनों पे क्वेश्चन आता है। रेयरली कभी कभी पूछा जाएगा कौन से सब सब क्लास का है, 8, और उसका सीरियल नंबर क्या है, सेकेंड। तो 8th सब क्लास की जो 200 बच्चे हैं उसमें दूसरा नंबर का है। Got the point ना, got the point ना। तो जनरली क्वेश्चन किस पे आता है, इस पे आएगा कि ये किस क्लास का है या किस सब का है। रेयरली इस पे और इस पे आता है, लेकिन यू शुड नो ऑल द थिंग्स कि ये क्लास है, ये सब क्लास है, ये सब सब क्लास है। और हर एक सब सब क्लास में बहुत सारे इंजन हैं और उनको हम लोग नंबरिंग करते हैं। नंबर 1 कम हेयर, नंबर 2 गो देयर, नंबर 3 हमारे हेयर, नंबर 2 जिंदा हो देयर, दैट्स ऑल। ठीक है, ये हो गया। तो दिस, अब ये देखो, अभी कहानी में है अभी जान। तो अभी हमने सिर्फ क्या देखा है, प्लीज लिसन, ये नहीं हुआ। फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट क्लास ऑफ एंजाइम, सेकेंड डिजिट रिप्रेजेंट सब क्लास, थर्ड डिजिट रिप्रेजेंट सब सब क्लास, एंड फोर्थ डिजिट इज अ सीरियल नंबर ऑफ स्पेसिफिक सब सब क्लास। देखो अब एनसीईआरटी में सिर्फ पहला और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। देखो ये बताओ, हाँ हाँ भाई साहब पीछे से, बिल्कुल खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, डिफाइन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया पढ़ाई, है ना, 11th क्लास में है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिएक्शन। अच्छा 9th 10th में तो पढ़े होंगे ना, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीडेशन।
रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, ये क्या बात होगी? अबे लॉस ऑफ हाइड्रोजन ना कहेंगे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन कहेंगे ना भाई। आपका हाइड्रोजन, मुझे देखो मैं कंफर्म नहीं हो सकता, तुम लोग करेक्ट कर देना, यू कैन डू। मुझे जहां तक लगता है कि कहीं जब हाइड्रोजन लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन है। और इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में कैसे डिफाइन करेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये बताओ, क्या हर रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिएक्शन होता है? Does every reaction belong to the category of oxidation reduction? Yes. मुझे नहीं मालूम, तुम लोग बताओगे, मैं भूल चुका हूँ। अच्छा एक रिएक्शन बताओ जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होता है। चलो बैठ जाओ, विपुल बैठ जाओ। हाँ बोलो बता। हाँ बोलो। खड़ी जाओ, गुड। खड़ी होके ऐसे नहीं, अपने पैरों पे खड़े, हाँ नहीं खड़ी जाओ। हाँ बोलो, कोई बात नहीं, गलत ही तो होगा। हाँ बोलो। एक हमारे सर थे, नाम बोलना ठीक नहीं है, ठीक है ना, फिजियोलॉजी में नाम बोलना ठीक नहीं, टीचर थे, अब तो खैर रिटायर भी हो गए, तुम लोग का उनसे पाला नहीं पड़ेगा। वो पढ़ाते थे ऐसे ही, हाथ ज़्यादा हिलाते थे, बात बहुत समझाते थे, लेकिन वो क्या समझाते थे वो खुद समझ पाते थे, हम लोगों को कभी समझ में नहीं आया। जैसे मैं कब पढ़ाता हूँ तुम लोगों को कि कुछ नहीं समझ में आता, सिर्फ मैं ही समझता हूँ, वैसे ही वो भी पढ़ाते थे, ठीक है ना। तो वैसे ही ये बता रही है, क्या बता रही है, ये खुद समझ रही है, हमने कुछ नहीं समझा। बता, अरे बताओ यार, क्या हो जाएगा, गलत ही तो होगा ना। देखो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, गलत हो सही हो नहीं समझा पाए कोई बात, बोलने की आदत डालनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, मुझे जहाँ तक लगता है एवरी रिएक्शन इज नॉट बिलोंग टू द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, मुझे जहाँ तक मालूम है, अब मुझे एग्जाम्पल याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना ध्यान में है कि ऑल रिएक्शन डू नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, जैसे कि मुझे जहाँ तक लगता है आपके बुक में ये रिएक्शन है, क्या ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है? बताओ तो, मुझे नहीं मालूम, तुम लोग बताना। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे मुझे सिर्फ अपने जुगाड़ वाला केमिस्ट्री याद है। हाँ, ये नहीं है। ये बताओ, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है? हमको नहीं मालूम। हो रहा है? किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिएक्शन हो रहा है? हाँ, आई डोंट नो। हो रहा है कंफर्म, मुझे कसम से बाई गॉड बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं है कुछ भी नहीं। हो रहा है या नहीं हो रहा, आई डोंट नो। हो रहा है। अच्छा अच्छा, इसमें किसका हो रहा है? और रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड, पता नहीं, दोनों मोहित सर से कंफर्म कर लेना, आई डोंट नो। ये दोनों सुनो, आप ये दोनों रिएक्शन दिखाना, मोहित सर से कंफर्म कर लेना। मैं सच में, मैं नहीं, आई एम अनेबल टू टेल वेदर हो, लेकिन मुझे मालूम है कि हर एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं होता है। अब देखो लिविंग बीइंग के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक कन्वर्जन होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन का दूसरा नाम मेटाबॉलिक कन्वर्जन, तो उनमें जरूरी नहीं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो। कुछ रिएक्शंस के अंदर होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कुछ में नहीं होता है। तो जिसमें होता है और जो एंजाइम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराता है उसको कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज, और ऑक्सीडो रिडक्टेज का दूसरा नाम होता है डिहाइड्रोजिनेज। इसी का दूसरा नाम होता है डिहाइड्रोजिनेज। ये ध्यान से बात निकल गई थी, डिहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन को हटाता है, इसलिए नाम है डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब आ जाओ, आपने लास्ट क्लास में ही हमने बताया था साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कौन सा ऑक्सीडेज? नाम से पता चल रहा है, ये कौन सा रिएक्शन कराएगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कौन सा रिएक्शन कराएगा? तो किस क्लास में आएगा? ऑक्सीडो रिडक्टेज, मतलब क्लास 1 या डिहाइड्रोजन। तो आपसे पूछ लिया जाए कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बिलोंग टू विच कैटेगरी, तो आप कहेंगे क्लास 1 या डिहाइड्रोजिनेज या ऑक्सीडो रिडक्टेज। एक मिनट, इसके आपके बुक में देखो एक भी नाम नहीं दिया है, एक भी नाम नहीं दिया है,
लेकिन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज अ वेरी पॉपुलर एंजाइम एंड देयर में भी चांसेस। तो एग्जांपल ऑफ डिफरेंट क्लासेस, चलो लिखो जी बस, चलो एग्जांपल ऑफ बस डिफरेंट क्लासेस, दो का लिखवा के चले जाता हूँ, बाकी क्या है, जैसे डिफरेंट क्लासेस देखो, और सबसे पहले जैसे क्लास 1, तो क्लास 1 में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। एक और नाम आपने जरूर सुना होगा, मुझे जहां तक लगता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, सुना है? नहीं सुना है तो याद कर लीजिएगा, सुना है तो बहुत अच्छी बात है। ये भी क्लास 1 का है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। बहुत सारे हैं, आपको ये दोनों नाम ध्यान रखना है। क्लास 2 का एक आपने काइनेज का नाम सुना है? क्या करता है काइनेज? एटीपी काइनेजेस, जहां भी वर्ड लगा हो सुन लो, काइनेजेस। मैं काइनेज नहीं लिख रहा हूं, काइनेज। काइनेजेस में बहुत सारे काइनेज होते हैं। ऑल काइनेज डू वन फंक्शन, दे ट्रांसफर फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। ट्रांसफर फॉस्फेट ग्रुप from one substrate to another substrate। तीसरा क्लास 3, बस 3 क्लास तक पढ़ लो। अच्छा एक और लिख लो, काइनेज ट्रांस अमाइनेज। दूसरा कौन सा इसका एग्जांपल? ट्रांस अमाइनेज। ये क्या करता है, नाम से पता चल रहा है, अमाइनो ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू, याद रखना भाई, वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट। तो देखो भाई, हम लोगों ने दो का, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में देखो, एक मिनट, ये तो लिख ही लिया होगा, बस ये खत्म, ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कल, ये बस एक को फैक्टर वाला है, इंजाइम का क्लासिफिकेशन, और उसी में ये हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है ना, इंशाल्लाह। ठीक है, तो इस हफ्ते में आपका पूरा एनिमल किंगडम और बायोमोलिकुल, चलो क्वाड्रेटा एंड बायोमोलिकुल, अच्छा टीसू एंड बायोमोलिकुल।